पार्टी के लिए एक बेहद ही बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आज ही रॉबर्ट वाड्रा से डीएलएफ के मामले में, डीएलएफ को लेकर जो डील हुई थी उसे लेकर पूछताछ हुई, ईडी के सामने उन्हें पेश होना पड़ा। और आज ही नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी की तरफ से चार्जशीट भी दाखिल की गई, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा का नाम है। तो आज समझेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, और जब अब चार्जशीट में नाम आया है सामने 38-38% के दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी शेयर धारक इसमें है, एजेएल के थ्रू ये जो केस दर्ज हुआ चल रहा है, इसमें क्या कुछ गांधी परिवार के लिए मुश्किल है। इस पर वार्ता करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या पूरा मामला है और कितनी परेशानी अब गांधी परिवार की बढ़ने वाली है? अभिषेक जी, बहुत क्लियर दिखता है। अगर केस को आप देखें तो इसमें गड़बड़ी हुई है। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूं। ये जो नेशनल हेराल्ड है, इसको एक कंपनी ओन करती थी, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो 1937 में फॉर्म की गई थी। जवाहरलाल नेहरू जनरली कहा जाता है, ने फॉर्म की थी, लेकिन उनकी कोई कंपनी नहीं थी। उन्होंने फॉर्म की थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में इसके जरिए हम पब्लिश कर सके अपना न्यूज़पेपर, और इसमें 500 स्वतंत्रता सेनानियों इसके शेयर होल्डर थे। उसमें के जितने बड़े बड़े आप स्वतंत्रता सेनानी का नाम सुनेंगे, सारे आचार्य नरेंद्र देव, पुरुषोत्तम दास टंडन, जितने भी आप बड़े बड़े नाम सुनेंगे, सब इसके शेयर होल्डर थे। तो 500 शेयर होल्डर ने मिलकर ये एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड चालू की, एजीएल। इसके अंतर्गत ये लोग 3 पब्लिकेशंस मेजरली पब्लिश करते थे। एक नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में, एक कौमी आवाज करके उर्दू में, एक नवजीवन करके हिंदी में। ये चलता रहा, आजादी के बाद भी ये चलता रहा। ये करीब करीब 2008 तक चलता रहा। 2008 में कहा गया कि ये अब फीजिबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, और इसको बंद किया जा रहा है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है उसके बाद, और इस समय जब ये बंद किया गया तो मोतीलाल वोरा इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं इस एजीएल के। 2002 से ही हो रहे होते हैं। 2010 में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। 2010 में क्या होता है, एक नई कंपनी फॉर्म होती है, यंग इंडियन करके। और ये कंपनी का शेयर होल्डर कौन होता है? इस कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, 38% 76%, और बाकी के 24% में मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। और ये कंपनी क्या करती है, कहती है कि हम शेयर होल्डर्स की एक बैठक बुलाई हमने एजेएल की, और उसके सारे एसेट्स को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया ये यंग इंडियन कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए में। जबकि आप अगर देखेंगे तो ये एजीएल जो है और इसके जो एसेट्स हैं, तो ये बहुत सारे रियल एस्टेट ओन करती है जो एजीएल कंपनी है। दिल्ली में, मुंबई में, भोपाल में, इंदौर में, लखनऊ में, पटना में मैसिव रियल एस्टेट है इसके पास। और जो आकलन है उसके हिसाब से करीब करीब अलग अलग है, 2000 से 5000 करोड़ के इसके एसेट्स है एजीएल के। और उसको सिर्फ ये यंग इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया गया। राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो यंग इंडिया कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। तो अगर 2000 या 3000 या 4000 करोड़ जितनी भी एसेट, उसको 50 लाख रुपए में आप किसी को ट्रांसफर कर दें, उसके बाद तो इस पे 2014 में इनफैक्ट सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दाखिल किया, और बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे जेल के, वो आगे आए। इनफैक्ट उनके उनके फोरफादर्स उसमें शेयर होल्डर थे। तो शांति भूषण, जो प्रसिद्ध शांति भूषण, मार्कंडेय काटजू जो है हाईकोर्ट जो की जज थे, इनफैक्ट ये सारे लोग आ गए और कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि इस प्रकार की कोई शेयर होल्डिंग ट्रांसफर की जानी है। और वो पूरा का पूरा खेल किया गया, और इस यंग इंडिया के जरिए इन्होंने नेशनल हेराल्ड के सारे एसेट्स अपने नाम कर लिए, और फिर उसके थ्रू इनफैक्ट पॉलिटिकल फंडिंग में बोगस एडवर्टाइजिंग बिल्स निकाल के, बोगस एक्सपेंसेस निकाल के काफी सारे पैसे उसके फिर इन लोगों ने असर कर लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर केस है, बहुत फंसते हुए दिख रहे हैं। ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट पब्लिक डॉक्यूमेंट तो होती नहीं है, बट मुझे लगता है जो भी चार्जशीट दाखिल की है, बहुत क्लैरिटी से इसमें दिख रहा है कि लोग बुरा फंसने वाले हैं। सर, ये पहली चार्जशीट है, इससे पहले भी कोई चार्जशीट दाखिल की गई इस मामले में? जहां तक मेरी जानकारी है अभिषेक जी, नहीं, ईडी को ट्रांसफर होने के बाद ये पहली चार्जशीट दाखिल हुई है जी। अच्छा, पीएमएलए के तहत ही इसमें केस चल रहा है। अगर मैं टेक्निकल पॉइंट्स आपसे जानने की कोशिश करूं कि अगर पूरे मामले में दोषी पाए जाते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उसके बाद क्या? तो पूरा का पूरा जो ईडी का एग्जिस्टेंस है वो पीएमएलए एक्ट जो है उसके अंतर्गत ही आता है, जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोलते हैं, कि जिसमें पैसे की कहीं भी हेर फेर या लेन देन देश के अंतर्गत हुई है, तो वो केसेस जनरली ईडी को जाते हैं जब से पीएमएलए एक्ट आया है।
इसमें वही है, इसमें भी पैसे की हेरफेर हुई है। एक कंपनी के सारे एसेट्स को आपने बहुत सस्ते दामों पर दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसीलिए ईडी के पास ये केस गया है। अब जब ये चार्जशीट दाखिल हो गई है तो इसके ऊपर केस चलेगा, विशेष कोर्ट्स होते हैं, ईडी के कोर्ट्स में केस चलेगा। उस पर जो भी जजमेंट आते हैं, फिर जनरल अपील प्रोसेस है, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बट नॉर्मल केस की तरह वो चलेगा और जो भी उनको सजा होनी है उसके हिसाब से वो सजा होगी। जी सर, यहाँ गृह मंत्री की तरफ से बदले की राजनीति की गई है। जयराम रमेश का ये कहना है, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। या तो आप लोगों की नहीं, साजिश बता रहे हैं जयराम रमेश? नहीं तो जयराम रमेश बहुत पढ़े आप लिखे बोले व्यक्ति है, बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार व्यक्ति है जयराम रमेश अभिषेक जी। तो जिस प्रकार से मैं आपके सामने आज बैठ के तर्क वितर्क कर रहा हूं, डिटेल्स कर रहा हूं, जयराम रमेश जी बता दे कि एजीएल की अगर जितनी भी उसकी संपत्ति का आकलन करते हो, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, वही समझा दे कि उसे कैसे 50 लाख रुपए में एक यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर किया जा सकता है। और जिसके शेयर होल्डर, ये तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। तो इसमें ये तो कोई भी लेमैन भी बता देगा कि अगर 2,000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख में कहीं दी जा रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे भी नहीं है कि उसके घर के अंदर की उनकी प्रॉपर्टी थी कि उन्होंने बस कर लिया। उसमें हजारों शेयर होल्डर्स हैं। आधे शेयर होल्डर्स को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया। सिर्फ मोतीलाल वोरा जो उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने ये पूरा फैसिलिटेट किया और खुद भी उसमें 12% शेयर होल्डर है, उनको इसको ट्रांसफर कर दिया। साफ साफ दिख रहा है कि इसमें बहुत बड़ा घालमेल है। तो ये बदले की राजनीति नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल। 750 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है ईडी इस पूरे मामले में। 2,000 करोड़ के बिल्कुल लगभग का मामला है। जी। तो वही बात हो रही है अभिषेक जी कि आप 50 लाख रुपए में अगर इतना एसेट दूसरी कंपनी का अगर टेक ओवर कर रहे हैं तो उसका ड्यू प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस होता है। अगर वो आपने नहीं करी है तो सबसे पहला स्टेप वही होता है कि जितने भी आपके इमूवेबल एसेट्स हैं उनको अटैच कर लिया जाता है, क्योंकि आप उसके असली हकदार हैं ही नहीं, ओनर है ही नहीं। तो जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक वो प्रॉपर्टीज अटैच रहती हैं और फिर केस का जब डिसीजन आता है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है या नहीं। सर, पिछले काफी दिनों से ये केस जब से चल रहा है, जब से 2-3 साल से हम भी इस केस को जब से ट्रैक कर रहे हैं, तो कई लोगों को कहते सुना है कि गांधी परिवार पर हाथ डालना इतना आसान काम नहीं है। भले ही 2,000 करोड़ का मामला है, भले ही सुब्रमण्यम स्वामी ने, बीजेपी नेता ने सबसे पहले इस मामले को उठाया, कोर्ट में सबूत भी दाखिल किए, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। मतलब अ, गिरफ्तारी मैं की बात नहीं करेगी। तो वाकई में सच्चाई है इस मामले में? कहीं बैकफायर होने मैं का डर तो नहीं? नहीं अभिषेक जी, आप जो बात बोल रहे हैं उससे मैं भी वाकिफ रखता हूं कि एक प्रकार से लगता है। और क्योंकि एक प्रकार से इन लोगों ने राजशाही का सेंस दे रखा है, वो हमेशा से एक राजशाही का सेंस होता था कि कांग्रेस, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, और वही फिर कांग्रेस में आ गई और वही गांधी परिवार में आज तक चलती है कि ये लोग अबव द लॉ है, ये वाली एक फीलिंग रहती है। तो रॉबर्ट वाड्रा अबव द लॉ है, चाहे वो कितना भी केस में फंस जाए डीएलएफ के। प्रियंका गांधी है, वो अबव द लॉ है। लेकिन अब देखिए, कितने भी पावरफुल लोग होते हैं, जब वो फंसते हैं कानून के शिकंजे में तो आम लोग भी देखते हैं कि इसमें सत्यता है। आपको याद होगा जब लालू गिरफ्तार हुए थे उस समय किसी को विश्वास नहीं होता था कि बिहार के अंदर कोई लालू को गिरफ्तार कर लेगा, उस पर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सबको दिखा कि चारा घोटाले में उनकी संलिप्तता है, लोगों ने भी माना, दिखा कि इसमें सत्य है और वो गिरफ्तार हुए, जेल गए, इतने साल जेल में रहे। इसीलिए मुझे लगता है कि केस और हमारी न्यायिक प्रक्रिया भले ही थोड़ी डिलेड हो, लेकिन उसमें अभी भी लोगों को विश्वास है। और जब वो देखेंगे प्रोसीडिंग्स में दर बाई दर वो जाएंगे, जजमेंट्स उसके पब्लिक होंगे, तो सबको पता चलेगा एक्चुअली इसमें कितनी सत्यता है। और कोर्ट्स अगर डिसाइड करता है उनको गिल्टी, तो लोगों को विश्वास होगा कि हाँ, इन लोगों ने कुछ गलत किया है। तो भले ही वो बड़ी चीज हो, लेकिन मुझे लगता है सही चीज होगी करना। क्योंकि देश में कोई भी हो, अगर उसने देश के संसाधन का या देश के नियमों को तोड़ा है तो सजा मिलनी चाहिए अभिषेक जी। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने वक़्त दिया इस मामले पर। तो इस पूरे मामले में 2014 में ये मामला दर्ज किया गया था, 2014 से सुनवाई चल रही है, चार्जशीट अब दाखिल हुई है। माफ कीजिएगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा का इसमें नाम है और ईडी अब तक लगभग 750 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। अगली सुनवाई मामले की 25 तारीख को होनी है, तो देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ इस सुनवाई में होता है और इस बीच क्या कुछ राजनीतिक वार और पलटवार चलते हैं, क्योंकि जयराम रमेश ने तो कह दिया कि बदले की राजनीति। अब बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बयान आता है, क्या कुछ जवाब आता है, वो भी, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। बाकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।